एक पत्नी जो मिलना चाहती थी अपने पति से, घूमना चाहती थी मुंबई शहर। मुंबई शहर जिसे सबका शहर भी कहा जाता है, लेकिन वो अचानक से कैसे पहुंच जाती है रेड लाइट एरिया। नमस्कार, मेरा नाम है मिस्टर विष्णु सिसोदिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे, कहने लगेंगे हे भगवान, ऐसा समय किसी की ज़िंदगी बना दे। दरअसल ये घटना है एक बीवी के गुजरे हुए 17 दिनों की। इस कहानी की शुरुआत बेंगलुरु से होती है और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको परेशान करती जाएगी। इस कहानी की शुरुआत बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन से होती है और इसकी समाप्ति मुंबई में आकर के होती है, लेकिन पूरी तरह से इसकी समाप्ति बेंगलुरु से शुरू होकर बेंगलुरु ही होती है। तारीख थी 7 अक्टूबर 2011। जगह था बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन। तान्या नाम की एक लड़की जिसकी हाल ही में शादी कुछ वक्त पहले साहिल नाम के लड़के से हुई थी, जो कि बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। साहिल बेंगलुरु में रहता था और अपनी पत्नी के साथ बड़े हंसी खुशी दोनों का जीवन यापन हो रहा था। दोनों खुश थे क्योंकि दोनों की ज़िंदगी सकुशल व्यतीत हो रही थी। साहिल को बेंगलुरु से किसी काम के लिए, ऑफिस के किसी काम के लिए मुंबई भेज दिया जाता है। वहाँ पर कुछ समय वो उस काम को ख़त्म करता है और सोचता है काम ख़त्म हो गया, क्यों ना अपनी बीवी को बुला लिया जाए और उसे जो उसका सपना था मुंबई घूमने का, उसे यहाँ घुमा दिया जाए। साहिल अपनी पत्नी तान्या को कॉल करता है और कहता है, तान्या आप मुंबई आइए घूमने के लिए। तान्या खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरा सपना था मुंबई घूमने का, शायद वो पूरा होने वाला है और मैं वहाँ जाकर के अपने पति के पास रहूँगी और मुंबई शहर जो सपनों का शहर है वो घूमूंगी। तान्या का रिजर्वेशन उसके पति द्वारा पहले ही से ही कर दिया जाता है। तान्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और तय रिजर्वेशन पर वो जाकर के बैठ जाती है। उसी डिब्बे में उसकी मुलाकात वहाँ पहले से ही मौजूद 2 अजनबियों से होती है। उस अजनबियों से होती है। तान्या को मुंबई तक का सफ़र पूरा करना था। अजनबी भी वहाँ बैठे रहते हैं। तान्या कुछ घंटों तक चुपचाप यूँ ही बैठी रहती है, लेकिन वो अजनबी तान्या से बातचीत करने लगते हैं और कुछ घंटे बाद तान्या और अजनबियों की हेलो हाय की शुरुआत हो जाती है। तान्या ने सोचा क्यों ना इन अजनबियों से बातचीत करते रहें, और क्योंकि लंबा सफ़र है, थकान हो जाएगी, इससे समय व्यतीत होता रहेगा। अजनबी सफ़र के बारे में तान्या से बातचीत करते रहते हैं। धीरे धीरे हेलो हाय और बढ़ती जाती है और तान्या के लिए वो अजनबी कुछ मदद करने का ऑफ़र देते हैं, लेकिन तान्या उस वक्त मना कर देती है। समय धीरे धीरे गुजरता जाता है, घंटे व्यतीत हो जाते हैं। वो अजनबी अपने लिए और तान्या के लिए चाय ले आते हैं। वो चाय तान्या को ऑफ़र कर देते हैं। लंबा सफ़र तय करना था, तान्या को भी थकान हो गई थी। वो अजनबी द्वारा ऑफ़र की गई चाय तान्या ले लेती है, उसे पी लेती है। लेकिन तान्या को क्या पता था कि ये चाय मेरे लिए दुखदाई हो जाएगी। तान्या उस चाय को पी लेती है और थोड़ी समय बाद वो नींद की स्थिति में बेहोश हो जाती है।
क्योंकि मुंबई रेलवे स्टेशन आने के करीब ही था। उससे पहले वो अजनबी उसके लिए शायल आए थे और वो अजनबियों की मंशा थी, उसमें वो यहाँ सक्सेस होते नज़र आते हैं। तान्या नींद की स्थिति में या कहें बेहोशी की स्थिति में रहती है। कुछ समय बाद तान्या को जब होश आता है, थोड़ा बहुत उसकी थोड़ी सी नींद खुलती है, तो अपने आप को देखती है एक 4 पहिए की गाड़ी में। तान्या ठीक तरीके से होश हवास में नहीं थी। तान्या जब देखती है, मन ही मन में सोचती है कि मैं रेलवे के डिब्बे में सफ़र कर रही थी, लेकिन यहाँ कैसे आ पहुँची, ये तो कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन वो कुछ ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुनः वो नींद की स्थिति में बेहोश हो जाती है, वो गाड़ी में बैठी रहती है। कुछ समय बाद फिर तान्या की आंखें खुलती है और तान्या जब अपने पास उन 2 अजनबी और एक ड्राइवर को देखती है तो बड़ी परेशान होती है और मन ही मन सोचने लगती है तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तान्या उन अजनबियों से सवाल जवाब करने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो वहाँ सफ़र कर रही थी, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची। अजनबी तान्या को डरा धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। अजनबी वहाँ से उस तान्या को एक घर में ले जा कर के छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो वहाँ की स्थिति को देखती है, वहाँ के जो नज़ारे को देखती है, घर को देखती है। उसे देख कर कि वो समझ जाती है कि मैं कहाँ आ गई। दरअसल वो जगह थी मुंबई की रेड लाइट एरिया, जिसे कोठा भी कहा जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर अजनबियों द्वारा एक महिला को बुलाया जाता है और उस महिला को, जो कोठे की मालकिन थी, उसको उस तान्या को सुपुर्द कर दिया जाता है और तान्या की आँखों के सामने ही रुपये 45,000 रुपये में उसका सौदा कर दिया जाता है। तान्या अपनी नग्न आँखों से देखती रह जाती है कि उसका सौदा उसके ही सामने 45,000 रुपये में कर दिया था। वो अजनबी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो अजनबी इसी तरीके के दलाल थे। उनका एक पैसा था रेल बस आदि में जाकर के किसी लड़की को या महिला को अपने चंगुल में फंसाना और उसे इसी तरीके से दामों में बेच देना। अब तान्या तिकली वहाँ खड़ी रह जाती है, वो अजनबी वहाँ से चले जाते हैं। कोठे की जो मालकिन होती है उसे वहाँ के बारे में बताती है और उसे जिस्मखोरी का धंधे के बारे में बताने लगती है। तान्या के यह सुनकर होश उड़ जाते हैं, कहने लगते हैं मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगी। कोठे की मालकिन द्वारा, अन्य महिलाओं द्वारा उसे डराया धमकाया जाता है, उस पर अत्याचार भी किए जाते हैं। उसे मजबूर किया जाता है कि वो इस कोठे में रह कर के जिस तरीके से और महिलाएं, जो लड़कियां करती हैं, वो उसी तरीके से करें। लेकिन तान्या को ये मंजूर नहीं होता है और वो अपनी जिद पड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ तान्या का पति साहिल बेचैन था, परेशान था, क्योंकि वो तान्या को ढूंढ रहा था। तान्या वहाँ से जिस समय रेलवे स्टेशन में बैठी थी मुंबई के लिए, वो तभी से उसकी जांच कर रहा था कि आखिर तान्या मेरे पास कैसे नहीं पहुँची, और वो अपने परिजनों को भी सूचित कर रहा था, सूचना दे रहा था कि तान्या यहाँ से बैठी थी लेकिन मेरे पास नहीं पहुँची है। कई दिन व्यतीत हो चुके हैं, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, आखिर तान्या है कहाँ। कई दिन गुजर जाने के बाद वो इसकी सूचना मुंबई पुलिस को देता है और वहाँ पर जाकर के तान्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। वहाँ से दूसरी तरफ
जो कोठे की मालकिन थी और महिलाएं थीं, वो लगातार तान्या पर अत्याचार कर रही थीं और दूसरी तरफ उसका पति उसे खोजने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया। कई दिन, कई रात गुजर चुकी थी। वहाँ पर एक ग्राहक आता है और उस ग्राहक को कोठे की मालकिन महिलाओं के द्वारा तान्या के पास पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन उससे पहले ही तान्या को समझा दिया जाता है कि आखिर उसने ऐसा कुछ गलत किया तो वो जान से मार दी जाएगी। उस ग्राहक को उस तान्या के पास भेज दिया जाता है। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और तान्या के सामने एक ग्राहक होता है। जिसे देख तान्या परेशान होती है, कहने लगती है कि आज मेरी आबरू मुश्किल ही बच पाएगी। लेकिन तान्या हिम्मत नहीं हारती है और अपनी मजबूरी और अपनी कहानी उस ग्राहक के सामने प्रस्तुत करती है, रोदन करने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है। अब देखिए, हैरान करने वाली बात ये कि कोठे पर आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके के लोग जाते हैं, लेकिन उसे भला मांस कहें या क्या कहें, या खुद तय कीजिए कि वो इंसान, वो ग्राहक भला ही होगा जिसने तान्या की बात सुनी। उससे पहले तान्या कोठे की मालकिन के सामने, अन्य लोगों के सामने, अन्य महिलाओं के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस ग्राहक ने शायद तान्या की मजबूरी और उसकी कहानी को समझना उचित समझा और उस ग्राहक ने तान्या को पूछा कि आखिर समस्या क्या है। तान्या ने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उस ग्राहक ने कहा, बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। तान्या ने कहा, मुझे बस आपका मोबाइल चाहिए, क्योंकि तान्या का मोबाइल था वो पहले ही छीन लिया गया था। तान्या अपने पति के पास कॉल करना चाहती थी। उधर उसका पति उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि आखिर तान्या उसे कब मिले, आखिर उसकी कॉल भी कभी उसके पास आए। वो तान्या उस ग्राहक से फ़ोन लेती है और अपने पति को मिला देती है। पति तान्या की आवाज़ सुनकर रोने लगता है और कुछ समय तक उन दोनों की बातचीत होती है। पर आखिर में वो खुश भी होता है और तान्या से बातचीत करता है, उसका एड्रेस पूछने की कोशिश करता है और पूछता भी है। तान्या एकदम वहाँ पर अजनबी थी। तान्या को वहाँ का कोई एड्रेस पता नहीं था, केवल ये पता था कि रेड लाइट एरिया में एक कोठे पे हूँ, बस इतना पता था। जब पति कहता है कि आपने किस फ़ोन से कॉल किया है, अगर कोई पर्सन हो तो उससे बात कराइए। तान्या उस ग्राहक से उसकी बात करा देती है। वो ग्राहक जो कि अक्सर वहाँ आया करता था, उसको एड्रेस पता था वहाँ का, वो तान्या के पति को वो एड्रेस बता देता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके पति की थी कि वो आखिर वहाँ पहुंचकर कैसे उसको वहाँ से आज़ाद कराए। साहिल अपना माइंड दौड़ाता है और वो पुलिस को सूचना दिए बगैर ही एक ग्राहक बनकर अपनी पत्नी से मिलने उस जो एड्रेस उसकी पत्नी ने और उसके ग्राहक ने बताया था उस पर पहुँच जाता है। देखिए, हैरानी की बात देखिए, बड़ी विडंबना की बात है जब एक पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए, उसे आज़ाद कराने के लिए एक कोठे पर पहुंचता है। वो एक ग्राहक बनकर उस कोठे पर पहुंच जाता है। कोठे की मालकिन आती है और उसके लिए एक से एक अच्छी जो लड़कियां होती हैं उन्हें कतार में खड़ी कर देती है। साहिल
सभी को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे जिस्मखोरी थोड़ी करनी थी, उसे अय्याशी थोड़ी करनी थी। वो तो केवल अपनी पत्नी को देखने और वहाँ से आज़ाद कराने के लिए आया था। और जैसे ही वहाँ की सभी लड़कियों को, एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ थीं जिन्हें कोठी की मालकिन ने दिखाया था, वो सभी को रिजेक्ट कर देता है। आखिर में कोठी की जो मालकिन थी, जो महिला थी, वो तान्या को बुलाने की बात कहती है और तान्या को बाहर बुलाया जाता है। उसे देख वो देखता ही रह जाता है और तान्या भी उसे देखकर बड़े परेशान होती है और अंदर ही अंदर खुशी की भी लहर होती है उसके अंदर, और अंदर ही अंदर वो रोने लगती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर वो वहाँ रोने लगी तो उसके माइंड में था कि अगर यहाँ रोने लगी और एक दूसरे की अगर पहचान हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए साहिल उस लड़की को, जो उसकी पत्नी ही थी, उसे चूज़ कर लेता है और एक कोठे के मतलब एक कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर दोनों पहुंच जाते हैं। दोनों जी भर के मिलते हैं। तान्या अपनी पूरी व्यथा, उसके गुजरे हुए जो समय था उसको उसे बताती है। दोनों मिलकर के खुश होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ से उन दोनों को आज़ाद होना, वहाँ से निकलना, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह, ऐसे स्थान ख़तरनाक होते हैं और हानिकारक होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ से आज़ाद होना। और वहाँ से आज़ाद कैसे हो, जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी और एक चुनौती भी थी। लेकिन वो फिर से अपना दिमाग घुमाता है और साहिल अपना दिमाग घुमा करके वहीं से अपने फ़ोन से पुलिस कंट्रोल रूम को, मुंबई पुलिस को कॉल करता है। उसका कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचता है। तत्काल पुलिस एक्शन में आती है और वहाँ से लोकल पुलिस, मुंबई की जो लोकल पुलिस है, उसकी गाड़ियाँ और जो कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था वहाँ की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और कोठे पर छापा मार देती है। धीरे धीरे वो पुलिस तान्या और साहिल के रूम के अंदर दाखिल हो ही जाती है। वहाँ से दोनों को सकुशल बाहर निकालती है। उनके साथ साथ तान्या जैसी नाबालिग तमाम ऐसी लड़कियाँ थीं, उन पर अत्याचार वहाँ पर किया जाता है, उनको भी रिहा किया जाता है, वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है। और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। कोठे की जो मालकिन थी, उस कोठे की मालकिन का नाम था सुनीता पुजारी और उसकी जो असिस्टेंट थी उसका नाम था रबिता सिंह। पुलिस कार्रवाई में वह अन्य 2 लोगों को भी वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हीं की निशानदेही पर जो 2 अजनबी थे, जो कि तान्या को अपने चंगुल में फंसा करके नशीला पदार्थ पिला करके चाय में वो कोठे तक लाए थे, क्योंकि उन लोगों का यही धंधा था। वो इसी तरीके के दलाल थे। वो बस स्टैंड आदि में जाकर के महिलाओं को, बच्चियों को अपने चंगुल में फंसा करके उन्हें अच्छे दामों में बेच देना, वो उनका एक धंधा था। लेकिन पुलिस समय रहते उन दोनों लोगों को भी गिरफ़्तार कर लेती है। पुलिस कार्रवाई के बाद तान्या और साहिल वहाँ से पुनः बेंगलुरु की टिकट बुक कराकर अपने घर लौटते हैं। सूत्रों के अनुसार वो दोनों खुश हैं और अच्छी तरीके से उनकी ज़िंदगी कट रही है। तो मित्रों, ये थी उस महिला के गुजरे हुए 17 दिनों की कहानी, जिसमें 17 दिन पहले वो महिला, वो तान्या, बेंगलुरु से ही मुंबई के लिए बैठी थी और 15 दिन गुजरने के बाद बड़े उसने उतार चढ़ाव देखे जो कि उसे नहीं देखने चाहिए थे।
फिर पुनः 17वें दिन वो तान्या अपने पति के साथ बेंगलोर लौटी। फ़िलहाल दोनों खुश हैं, अच्छे से उनका जीवन यापन कर रहा है। ये कहानी एक मैसेज भी देती है और आपको सतर्क भी करती है, क्योंकि अक्सर आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, ये कहानी है, इसमें भी ऐसा ही है। या तो आपके साथ ऐसा हो चुका है जिससे आप सबक ले चुके हैं, या आपके साथ ऐसा हो भी सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस कहानी के कई सारे मैसेज भी हैं। एक तो ये, आप कहीं भी किसी ट्रेन, बस या कहीं भी आप सफ़र कर रही हैं, आप किसी अजनबी से कितना भी घुल मिल जाएं, लेकिन उस अजनबी के चंगुल में फंसने से बचते रहें, सावधान रहें। चाहे अजनबी आपको कितनी भी मदद करने का ऑफ़र करे, चाहे वो अजनबी आपको कितनी भी खाने पीने की चीज़ें आपके लिए ऑफ़र करें, आपको उनसे दूरी बनाए रखनी है। ख़ास तौर पर जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो बच्चे सफ़र करते हैं और सफ़र करते समय कुछ अजनबियों से घुल मिल जाते हैं और उनकी दी हुई वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको आप प्रयोग कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, तो इससे आप दूरी बनाए रखें, सावधान रहें, क्योंकि पता नहीं कौन राक्षस कब आपका भक्षण करने के लिए, आपको अपने चंगुल में फंसाने के लिए कहाँ कैसे प्रकट हो जाए। इस कहानी से हमें ये नसीहत भी मिलती है, ख़ास तौर पर वो 15 दिन तान्या की ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, जो कि उन उतार चढ़ावों को उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मजबूरन तान्या को वो सब देखना पड़ा। आखिर में सब कुछ अच्छा रहता है, क्योंकि वो तान्या के गुजरे हुए पल उसके लिए एक सबक भी थे। जिसने उन दिनों को झेला और एक उसको अंदर से महसूस हुआ होगा कि हाँ, मुझे भी सतर्क रहने की आवश्यकता थी। अब हम बात करें तान्या के पति शाहिल की, तो उसने दिमाग चलाया था वो वाकई में उसने समय रहते हुए बहुत अच्छा किया, और एक ग्राहक बनकर जिस तरीके से अपनी पत्नी को उस कोठे से आज़ाद कराने के लिए खुद वह पहुंचा, ये वाकई में वो काबिल तारीफ़ था, और इसकी सराहना भी मुंबई पुलिस ने की। वहीं पुलिस का रोल, पुलिस भी इतनी अच्छी थी कि उसने एक्शन में कतई देरी ना बरती, और तत्काल जैसे ही उसको सूचना मिली, तत्काल वहाँ पर छापा मारा और तान्या और उसके पति को तो वहाँ से आज़ादी कराया, लेकिन तान्या जैसी तमाम ऐसी लड़की और महिलाओं को जो कि नाबालिग थी, उनके साथ कोठे पर अत्याचार किए जा रहे थे, उनको भी वहाँ से रिहा कराया। ये पुलिस का भी कार्य जो है सराहनीय है और काबिल तारीफ़ है। तो बस हम आखिर में आपसे यही कहेंगे, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने घर पर रहिए। आखिर में तान्या ने जो गलती की
अजनबियों की बातों में आकर के चाय को पीना, ऐसी गलती आप कतई ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती सफ़र करते वक्त कर दी तो ये आपके लिए भी मुसीबत पैदा कर सकती है। तान्या के तो वो गुज़रे हुए 17 दिन आपने देख ही लिए, लेकिन इन दिनों को अपनी ज़िंदगी में कभी ना लाएं। और मित्रों, मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय YouTube कमेंट बॉक्स में या आप जहाँ कहीं भी इस कहानी को देख रहे हैं वहाँ पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त मिस्टर विष्णु सिसोदिया फिर हाजिर होंगे एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और देखते रहिए हमारा और अपना पसंदीदा YouTube चैनल मिस्टर विष्णु सिसोदिया। जय हिंद, जय भारत।